नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबईकरों को राहत पहुंचाती एक अहम तस्वीर के साथ। अब से कुछ देर पहले मुंबई शहर को उसका पहला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज मिल चुका है। रे रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। 2022 में इसे गिराया गया था, रिकॉर्ड समय में इसे बनाया गया है। मुंबई का रे रोड ओवर ब्रिज पहला केबल स्टेड रोड ब्रिज है। ये ब्रिज हार्बर लाइन पर रे रोड और डॉकयार्ड रोड स्टेशनों के बीच स्थित है। इसमें 6 लेन हैं और इसकी लंबाई 385 मीटर है, जिसमें 2 डाउन रैंप हैं। इसे 266 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये ब्रिटिश काल के एक पुराने पुल की जगह ले रहा है। ये भायखला और मझगांव को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि रिमोट से नियंत्रित सजावटी एलईडी लाइटिंग के साथ इसे कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। और उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि किस तरह से इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। केबल स्टेड ब्रिज याचं उद्घाटन आम्ही केलेलं आहे। अतिशय रेकॉर्ड वेळेत हा ब्रिज तयार करण्यात आला। 1910 सालचा ब्रिज या ठिकाणी होता, तो तोडून नवीन ब्रिज महारेल कॉर्पोरेशनने पूर्ण केलेला आहे। केबल स्टेड ब्रिज पहिला मुंबईतला अशा पद्धतीचा आरोबी हा केबल स्टेज या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे आणि अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा एस्थेटिक या केबल स्टेड ब्रिज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं। याच्यामुळे लोकांना खूप फायदा होणार आहे। मैं फ़िलहाल खड़ी हूँ मुंबई के रे रोड इलाके में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुंबई का पहला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हस्ते इस पुल का उद्घाटन हुआ है। इस पुल का वैशिष्ट्य अगर हम देखें तो ये मुंबई का पहला ऐसा पुल है जो बहुत ही कम टाइम में बंद कर तैयार हो चुका है। और अगर इसकी हम और एक वैशिष्ट्य देखें तो लाइटिंग्स जो है वो भी बहुत ही अलग प्रकार की इस पर लगाई गई है। इस पुल की अगर हम लंबाई देखें तो फिर 385 मीटर इस पुल की लंबाई है और मुंबई का ये पहला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज है। अगर हम देखें तो ये ब्रिज अब गाड़ियों के लिए पूरी तरह से खुल चुका है और कल से पूरी क्षमता से ये रोड पे गाड़ियां हैं जो दौड़ेगी। मुंबई का ट्रैफिक कम करने में इस ब्रिज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश के साथ जुई जादव, एनडीटीवी, मुंबई। और अब महाराष्ट्र के सियासी हलचल से जुड़ी एक अहम खबर आपको दिखाते हैं। एनसीपी के दोनों धड़े क्या एक साथ आ सकते हैं? अब ऐसी बड़ी चर्चा चल पड़ी है क्योंकि हाल के समय में चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजीत पवार कई कार्यक्रमों में एक साथ देखे जा रहे हैं। ताज़ा जो मामला है वो सहकारी बैंक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों की ओर से ऐसे कोई अलग से इशारे तो नहीं हुए, लेकिन इसको लेकर उद्धव गुट शिवसेना में बेचैनी दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के आयोजन में शरद पवार और अजीत पवार साथ बैठे गपशप करते नजर आए। इसके पहले भी कई मौकों पर दोनों साथ दिखते रहे हैं। इस मेलजोल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तीखी टिप्पणी की। जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वैसे भी हमें लगा था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का भी संघर्ष जारी रहेगा। दुर्भाग्य से बीजेपी की तरफ से शरद पवार जी का जिस प्रकार से अपमान किया गया, जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया, उसका हमें बहुत दुख है। ऐसे में तो हम मंच साझा भी नहीं करते। ये सहकार संस्था और कारखाने का विकास बाद में है। हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। जो हमारे साथ आएंगे उनको साथ लेकर और जो साथ नहीं आएंगे उनके बिना हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल दोनों पवार के फिर से एक होने की संभावना शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आ रही है। हाल ही में अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शरद पवार ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी पार्टी में अंदरूनी मतभेद है। कई लोग अजीत पवार से हाथ मिलाना चाहते हैं। बात इतनी बड़ नहीं है। इसके पहले दिल्ली में एकनाथ शिंदे के सम्मान समारोह में शरद पवार की मौजूदगी भी उद्धव गुट को रास नहीं आई थी। तब पवार ने शिंदे की तारीफ भी की थी। इसकी भी संजय राउत ने आलोचना की, जिस पर शिंदे ने चुटकी ली। जिसको पेट दर्द हो रहा है उसके लिए बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना खोला है हमने। दोनों पवार एक साथ आएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन शरद पवार अजीत पवार के साथ जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। वही शिवसेना यूबीटी जो कि सहयोगी पार्टी है, उसने आक्रामक रूप अपना लिया है। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।
बढ़ते हैं आगे। जमीन पर तो हमने अपने दुश्मनों को हराया, पर क्या अब पड़ोसी मुल्क साइबर युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिर्फ पहलगाम हमले के बाद बताया जा रहा है कि करीब 3 हफ्ते में 15 लाख बार साइबर अटैक की कोशिश भारत में हो चुकी है पड़ोसी मुल्क द्वारा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट से बताया जा रहा है कि इस तरह के अटैक की कोशिश हुई है और इन अटैक्स में से यानी कि 15 लाख अटैक्स में से 150 ऐसे साइबर अटैक्स थे जो कामयाब हुए। देखिए पूरी खबर। सरहद पर हारे दुश्मन अब साइबर युद्ध छेड़ रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से अब तक देश में 15 लाख साइबर अटैक की कोशिश हुई है, जिनमें से 150 अटैक सफल हुए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसमें एक है इकोस ऑफ पहलगांव और एक रोर ऑफ सिंदूर। इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें ये पता चला है कि लगभग 15 लाख बार भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, साइबर अटैक किया गया है, जिसमें लगभग 150 अटैक्स सक्सेसफुल भी हुए हैं, जिसमें कि कुछ अटैक्स हैं जैसे कि नर्सिंग कॉलेज ऑफ जालंधर, आर्मी का जो कॉलेज है, इसके अलावा आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं बहुत सारे, जयपुर और राजस्थान में बहुत सारे अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की वेबसाइट डिफेस हो गई हैं, एटसेट्रा। तो बेसिकली जो अटैक्स हैं वो डीडॉस अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, मॉलवेयर इंजेक्शन अटैक्स जिसमें कि वायरस डाले जाते हैं, और साथ ही साथ जो अटैक्स हैं वो है वेबसाइट डिफेसमेंट, जो एक बहुत तगड़ा मैसेज भेजते हैं अपोजिशन पार्टीज को। तो ये इन सब चीज़ों से रोकने के लिए महाराष्ट्र साइबर ने इन 2 रिपोर्ट्स में एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि हर एक एजेंसी को, जो खास तौर से जिनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ज़्यादा हों, उनको कम से कम साल में एक बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना ही चाहिए। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों से हुए इन साइबर अटैक से बहुत सारे डेटा चुराने की कोशिश की गई। 83 अकाउंट की पहचान हुई जो भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाते हुए भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे थे। हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि लगभग 83 मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स पाकिस्तान प्रो ग्रुप्स ने या इवन स्लीपर सेल्स ने चलाई, जिसमें हम 38 ऐसी कैंपेन्स को टेक डाउन कर चुके हैं। लेकिन अभी बाकी आज कल में टेक डाउन हो जाएंगी, फिर हम उनके आईपी एड्रेसेस निकाल के कौन लोग हैं इनके पीछे, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। सर ये पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज की भी बात हो रही थी मोरक्को की। मैं आपको बता दूं 4 रीजन से ये बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर चलाया जा रहा है। ये 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन अलग है, साइबर वॉरफेयर अलग है। इन ये 4 मेजर जगह हैं, जिसमें है कि फर्स्ट है इनसेन पीके, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड साइबर ग्रुप है, जिसको हम एपीटी बोलते हैं, जिसको कहते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। उसके अलावा बांग्लादेश के ग्रुप्स हैं, इंडोनेशिया के ग्रुप्स हैं, मिडिल ईस्ट के ग्रुप्स हैं और नॉर्थ अफ्रीका मोरक्कन के ग्रुप्स हैं। बेसिकली अपने आप को इस्लामिक पैन इस्लामिक ग्रुप्स बोलते हैं ये लोग। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्लासनगर नगर निगम की वेबसाइट पर भी साइबर हमले की खबर है। नगर निगम की वेबसाइट पर एक संदिग्ध तस्वीर अपलोड की गई। जानकारी मिलते ही निगम ने तुरंत आईटी प्रणाली को अलर्ट किया और सर्वर लॉग फॉरेंसिक डेटा को फौरन संरक्षित कर लिया गया। हमारे अलग अलग संस्थानों पर साइबर अटैक की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हम और आप जैसे जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं वो कैसे सतर्क रहें, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है व्हाट्सएप का नंबर। आपके नंबर पर कभी कोई ऐसी संदिग्ध फोटो आए या लिंक आए तो उसे डाउनलोड करने से बचें। हो सकता है कि कुछ ऐसी पिक्चर्स आपके फ़ोन पर आ सकती हैं जिसके नीचे लिखा हो कि क्या आप इसे जानते हैं। अगर आपने इसे डाउनलोड किया तो जानकारी ऐसी है कि इसके पीछे संक्रमित मॉलवेयर हो सकता है और आपका डेटा चुराया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी फोटो को डाउनलोड करने से और लिंक को खोलने से पहले आप बचें, और उसके लिए एक ख़ास सेटिंग है। व्हाट्सएप पर जाइए, सेटिंग में जाकर आपको प्रिवेसी में जाना है और उसके बाद आपको एडवांस्ड में जाना है और ये 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस, प्रोटेक्ट आईपी एड्रेसेस इन कॉल्स, डिसेबल लिंक रिव्यूज़, इसको आपको ऑन करना है। तो एक तरीके से आप अपने फ़ोन को, अपने डेटा को आप बचा पाइएगा ऐसे किसी भी अटैक से। तो ज़मीन पर हमने दुश्मनों को तो शिकस्त दी है, लेकिन अब जो साइबर युद्ध की बात हो रही है उससे बचने के लिए एक सतर्कता की ज़रूरत है, और अगर आप सतर्क हुए तो हम दुश्मनों को यहीं पर शिकस्त करेंगे। महाराष्ट्र साइबर सेल हेडक्वार्टर से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। इस साल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का पास प्रतिशत 88.39% रहा, वहीं 10वीं का पास प्रतिशत 93.66% रहा। 12वीं के टॉपर्स में से एक दिल्ली की नायशा ने 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर हासिल किए। नायशा ने बिना कोचिंग के पढ़ाई की और इससे पहले 10वीं में भी टॉप किया था। अब आगे दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने। क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि आप इतना अच्छा लेके आने वाली मार्क्स? कैसा फील हो रहा है जब आपको रिजल्ट पता चला कि आपने टॉप किया है? I think I did expect that I'll get good marks, but this was really a surprise, and I'm really happy and I'm really, excited to see these marks. When I first saw them, they just shocked me, actually, surprised me, actually. So I'm genuinely very happy. क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं जब आप पढ़ती हैं, खासकर जब आपको पता है कि आपको 499 या टॉप करना है, तो क्या आपने स्ट्रेटजीज ली ताकि जो बच्चे इसको देखें आगे चल के, जो 10th में 11th में हैं, वो क्या फॉलो कर सकें? I think first of all you need to attend all the classes and pay attention in the classes, because that is the primary source of your information. So attending all the classes, listening to the teachers properly, because I think the way my teachers taught me has played a lot of role in my marks. Then secondly, managing time is very important. You need to participate in other things to have a holistic growth, but at the same time you need to ensure that you have sufficient time to prepare for yourself. Self studying is the best thing ever, and I think after you have learned something, you also need to write it down, because that will help you retain the information better. क्या आपने कोई कोचिंग ली? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र जो हैं सिर्फ दिन भर कोचिंग पढ़ते हैं, एक डमी स्कूल का कल्चर शुरू हुआ है। आपने क्या कोई कोचिंग लिया था? No, I did not take coaching for my entire life, and I think that when you are going to coaching, a lot of your time goes there, and it takes away from the time that you can spend on yourself while studying. So I think self-study is the best, and coaching really hampers your growth. और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार 17 जिलों में गाड़ी पार्किंग के लिए नया नियम बनाने जा रही है। इन 17 जिलों में वैसे वाहन चालक जिनके पास गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं है, उन्हें नगर निगम द्वारा पार्किंग दिलाई जाएगी। हालांकि इसके लिए शुल्क वसूला जाएगा। गाजियाबाद के निवासियों ने इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। उनके अनुसार इससे 3 प्रमुख लाभ होंगे। पहला, वाहन चोरी और पार्ट्स चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। दूसरा, सड़कों पर यातायात सुगम होगा और सोसाइटी और कॉलोनीज में जाम की समस्या कम होगी। तीसरा, पार्किंग को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। आपको सुनाते हैं अलग अलग जगहों से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम लोगों को यदि कोई अच्छी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं नॉमिनल चार्ज से, तब तो हम लोग इसमें सहमत होंगे, नहीं तो हम लोग इसमें सहमत नहीं होंगे। हमारी इस बारे में राय है कि अगर नगर निगम हमसे पे ले रहा है तो अगर कोई हम चार्ज दे रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर है ना पैसा लेना चाहती है, जो गाड़ियों खड़ी करने के लिए पार्किंग का पैसा लेना चाहती है, उस तरह की सुविधा दे, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की थोड़ा सुविधाएं कराई जाए, जो सब ये जहाँ जगह जगह जाम लगते हैं उनसे थोड़ा सा निवारण मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हर जगह तो सरकार अपनी पार्किंगें बना रही है, उसके अंदर गाड़ी ना खड़ी करके सड़कों पे खड़ी कर देना गाड़ी, ये उचित तो है नहीं। बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। कारण क्या है, आप देखिए, सड़क चलने के लिए, ना कि अवैध कब्जा करने के लिए। उससे लोगों के लिए ये राहत भी होगी कि उनको एक पार्किंग की प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी, जहाँ पे उनको प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ पार्किंग मिलेगी और गाड़ी चोरी होने की वारदातें भी कम हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है। जो पार्किंग स्पेस हमें मिल रहा है, काफी सराहनीय कदम है। तो बहुत बढ़िया होगा सर। जो जैसे गाड़ी चोरी वोरी होती है, जैसे किसी के पहिए चोरी हो जाते हैं, किसी की बाइक स्कूटी चालू कुछ भी चोरी हो जाता है, तो वो उसकी कम से कम नगर निगम की तरफ से सुरक्षित हो जाएगी। और रणथंभौर में एक बाघिन का आतंक फैला हुआ है। 11 मई को यानी कि 2 दिन पहले ही रणथंभौर के रेंजर पर हमला करके बाघिन ने उनकी जान ले ली। बाघिन रेंजर को दबोच कर जंगल में ले गई और करीब 20 मिनट तक दबोचे रखा। इससे पहले 16 अप्रैल को भी इसी तरह बाघ के हमले में एक 7 साल के मासूम की मौत हुई थी। इन हमलों को देखते हुए वन विभाग ने उस इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वन विभाग को घटना की गंभीरता से जांच करनी होगी। टाइगर के बारे में क्या जो भी निर्णय लेगा वो राज्य सरकार के स्तर पे, चीफ वाइल्ड वार्डन के स्तर से ही लिया जाएगा। वो जैसे ही आता है आपको हम बता देंगे। गंभीरता से वन विभाग को इसमें जानकारी लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। तो ये जांच का विषय है। मैं माननीय
वन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जितनी भी 1 महीने में 4 घटनाएं हुई उनका करेक्टर पता करें, एक ही तो नहीं है, कोई आदमखोर तो नहीं हो गया, और इसमें कोई न कोई पैकेज, चाहे गांव का हो चाहे सरकारी वन विभाग का अधिकारी हो, कोई न कोई पैकेज की व्यवस्था सरकार करे। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन। और कोयम्बटूर की विशेष अदालत ने पोलाची सेक्स कांड में सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये एक ऐसा गैंग था जो कि महिलाओं को बहला फुसलाकर अश्लील वीडियो बनाता था और उन्हें ब्लैकमेल कर उनका शोषण करता था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास बसे पोल्लाची के रहने वाले ये सभी आरोपी अब कानून की नजर में गुनहगार साबित हो चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए कॉलेज की लड़कियों और महिलाओं से झूठी दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो बनाकर बार बार बलात्कार और पैसे की उगाही, यही था इस गैंग का घिनौना धंधा। आरोप है कि 2016 से 2018 के बीच इस गैंग ने करीब 200 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने 2019 में चार्जशीट दाखिल की। लंबे ट्रायल के बाद अब सभी आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अदालत ने इन्हें गैंग रेप और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का दोषी माना है। साथ ही वो सभी 8 पीड़ित लड़कियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश है, जिन्होंने मामले दर्ज करवाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, AIADMK के जो वरिष्ठ नेता इन आरोपियों को बचाने में लगे थे, आज उनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी फैसले का स्वागत किया। சட்டத்தின் முன் அதாவது சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்திருக்கிறது। कानून ने अपना काम किया है। जो ऐसे अपराध करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बहनों को आज इंसाफ मिला है। இந்த குறிப்பாக சகோதரிகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ऐसे जनघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे सबक लें। अदालत ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। पोलाची सेक्स स्कैंडल मामले में दोषियों को कोई राहत अदालत की तरफ से नहीं दी गई है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और अब बात मौसम की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ आज कई शहरों में झमाझम बारिश देखी गई। दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर और हिसार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां तेज बारिश देखने को मिली। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। नॉर्थ ब्लॉक और खानपुर से तस्वीरें आई। बेंगलुरु में भी भारी बारिश के बाद ट्रैफिक जाम देखने को मिला। रायपुर और हिसार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।